बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज बड़ा केस जो इस्लाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े केस की समाअत हो रही थी और ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चलता हुआ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा। आईनी बेंच के सरबराह नहीं बल्कि इस आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बनाए गए थे, जो ये पांच रुकनी बेंच था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सरबराही में जो इस केस की समाअत कर रहा था और जजेस ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। जस्टिस नाईम अख्तर अफगान के तुंदो तेज आईनी और कानूनी नकात उन्होंने उठाए, जिसका जवाब प्रोसिक्यूशन के पास नहीं था और जो बेंच में शामिल दीगर मेंबर थे वो खामोश थे। कमरा अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जी, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस सरफराज डोगर की, जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये वो फैसला है, बदकिस्मती से कहा जा सकता है कि मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में ये इस बात का जिक्र करता हूँ, जो भी फैसला आता है कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान की किस्मत के साथ नथी होते हैं, जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ना होता है दुरुस्त समत में या फिर उस समत पर जिस रास्ते पर गड़े ही गड़े होते हैं उस रास्ते पर। ये सिलसिला शुरू हुआ था मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वो केस था जिसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन स्पीकर असम्बली थे, उस वक़्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने आइन से तजावज़ करके वो असम्बली तोड़ी थी और मौलवी तमीज़ुद्दीन उस फैसले के ख़िलाफ़ सिंध असम्बली में गए थे। मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। और सिंध जो उस वक़्त सिंध हाई कोर्ट थी, उसने ये फैसला दिया था कि उस वक़्त के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने आइन से तजावज़ करके ये असम्बली बर्खास्त की है। तो फिर जब ये सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो फिर हक़ वक्त को ये गवारा नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि सिंध हाई कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे। ये तो उनका हक भी बनता था। उन्होंने सिंध असम्बली के फैसले को चैलेंज किया। उस वक़्त की चीफ कोर्ट, उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट चीफ कोर्ट कहा जाता था, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सरबराह थे काजी मुनीर। जी हाँ, वही काजी मुनीर जिन्होंने सिंध असम्बली के फैसले को कलअदम करार देकर ये लिखा था अपने फैसले में कि गवर्नर जनरल के पास जो अख्तियार है असम्बली तोड़ने, वो उन्होंने दुरुस्त अख्तियार इस्तेमाल किया है। वो फैसला आज भी आइनी और कानूनी माहिरीन जब केसेस की यहाँ पर जो नज़ारे पेश करते हैं समाअत के दौरान, तो आज भी काजी मुनीर के उस फैसले को पाकिस्तान की अदलिया की तारीख, पाकिस्तान की अदलिया के माथे पर स्याह तरीन धब्बे के तौर पर याद किया जाता है। और आज काजी मुनीर का फैसला जो है वो काजी मुनीर को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन चीफ जस्टिस कहा जाता है। उस फैसले ने पाकिस्तान की तारीख का कैसा धारा मोड़ा था, उस रुख पर मोड़ दिया था जिस पर गड़े ही गड़े थे। और फिर उसके बाद अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था, वही जो वज़ियत बनी। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने भी मार्शल लॉ लगाया था, वही जो वज़ियत बनी थी। और फिर काजी मुनीर तो आज भी नफ़रत के बाब में दूसरे नंबर पर है। फिर 13 जनवरी को इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा, जो उस वक़्त के काजी थे, वो ना यहाँ पर एक मुंसिफ के तौर पर वो फैसले सादर नहीं किया करते थे, बल्कि वो स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर जो काजी मुनीर उस वक़्त 54 में मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में जिस इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर फैसला दिया था, वो सिलसिला चलता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दफन किया काजी फायज ईसा ने, कासियुल क़ज़ा फायज ईसा ने, जो 13 जनवरी को बल्ले का फैसला दिया था एस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे के तौर पर बनकर और पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन की हैसियत से बनकर बल्ले का फैसला, जो इसने पाकिस्तान की चोले हिलाकर रख दी, जिसने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाकर रख दी थी। यह सिलसिला उसी से जुड़ता जाता है। और फिर उन्होंने 60 काजी
फॉइज ईसा सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुका, बल्कि वो आगे चलता गया, आगे चलता गया। वो फैसले देते हुए वो यहाँ पर उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं दिए, उसने स्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के मुताबिक और इमरान खान की मुखालफत में फैसले दिए। उसने 63A की जो फैसला दिया और उसने फिर 26वीं आईनी तरमीम को लाया। 26वीं आईनी तरमीम जब लाई गई तो जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर से 14वें नंबर पर उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया और यहाँ पर एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। उन्हें लाहौर से 14वें नंबर पर लाकर यहाँ पर जस्टिस उस वक़्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक को के बाद सीनियर प्यूनी जज डिक्लेयर कर दिया गया। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आगे सीनियर 3 जजेस थे, उनकी सीनियरिटी उथल पथल हो गई, उनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब हो गई। जो सीनियर प्यूनी थे वो तीसरे नंबर पर चले गए। इस तरह बिल तरतीब तीसरे वाला चौथे पर, चौथे वाला पाँचवें पर, पाँचवें वाला छठे पर और छठे वाला सातवें पर। फिर खत लिखा गया सीनियरिटी के मामले को लेकर, लेकिन उस वक़्त के खामोश सोल्जर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खामोश फौजी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सोल्जर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि क्या कहते हैं कि जो अच्छा काम करता है तो उसे खामोश सोल्जर का नाम दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने उस ख़त को कोई अहमियत नहीं दी। फिर ये हुआ कि रिप्रेजेंटेशन दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जस्टिस साहिबान की तरफ से जिनकी सीनियरिटी मुतासर हुई, जो तगय्युर और तबद्दुल के साथ साथ जिनकी सीनियरिटी उथल पत्थल हो गई। लेकिन जस्टिस अमर फारूक जस्टिस अमर फारूक साहब ने उस रिप्रेजेंटेशन को उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर जस्टिस अमर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट होते। मैं जहां पर बैठकर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैं जहां पर बैठकर नाज़रीन वीला कर रहा हूं, ये वो मकबरा बनाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इसको कब्रिस्तान कहते हैं। काजी फाइज ने दफन किया था यहाँ पर, अदलिया को दफन करके गया था, यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ को दफन करके वो गया था, यहाँ पर वोट के जो तकद्दस को पायमाल किया गया उसको दफन करके गया था और यहाँ पर आमरीत का झंडा वो गाड़ कर गया था काजी फाइज ईसा। इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब काजी अमर फारूक यहाँ पर आए तो फिर सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर को बना दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस काजी अमर फारूक ने जो फैसला दिया था रिप्रेजेंटेशन खारिज करके, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने वो दरख्वास्त दायर की उस फैसले के खिलाफ। यहाँ पर उसमें फ़रीक बने कराची बार कौंसिल, लाहौर हाई कोर्ट और पाकिस्तान के वो वकला फ़रीक बने जो आइन और कानून की सुपरमेसी चाहते हैं। कराची बार कौंसिल की तरफ से मुनीर मलिक, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल दिए और इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकील अजीज़ अशरफ साहब ने दलाइल दिए। हामिद खान साहब ने लाहौर की नुमाइंदगी की, यहाँ पर दलाइल हुए। जब दलाइल हो रहे थे तो उस वक़्त जस्टिस नाईम अख्तर अफ़गान ने ऐसे सवालात उठाए इस बेंच की तरफ से। बाकी तो खैर किसी को बोलने की कोई आइनी और कानूनी निकात उठाने की ज़रूरत किसी ने महसूस नहीं की, इसलिए कि इस बेंच के जो सरबराह है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर 26वीं आइनी तरमीम के बाद उनकी नज़रें उस कुर्सी पर लगी हुई हैं जहाँ पर आज जो अमामुल काज़ियान क्लर्कों के काजी जनाब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी बैठे हुए उस कुर्सी पर लगी हुई हैं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम रहती है तो 2027 में जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उस कुर्सी पर बैठना है। उनकी तरफ से कोई ऐसे सवालात नहीं उठाए गए। अलमिया ये हुआ कि जस्टिस नाईम अख्तर अफ़गान सवालात उठाते हैं, पूछते हैं प्रोसिक्यूशन से एडवोकेट जनरल पंजाब से कि बताया जाए हजूर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2008-9 में बनती है। पाकिस्तान का आइन पहले से बना हुआ है, पाकिस्तान के आइन में पहले से ये बात दर्ज है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में अगर किसी जज का तबादला होता है तो फिर ये होता है कि उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
और जिस हाई कोर्ट से जज लाया जा रहा है उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और फिर जो जज लाया जा रहा है उनका कंसेंट यानी उनकी रजामंदी ज़रूरी होती है, और फिर ये इनिशिएट करता है जो ट्रांसफ़र वाले समरी होती है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करता है। लेकिन यहाँ पर ये मामला बदनीति पर मबनी था। यहाँ पर यह इनिशिएट किया गया वजारत कानून की तरफ से, वजारत कानून की तरफ से इनिशिएट किया गया तबादले का मामला, और फिर इस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी और रातों रात गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, सदर पाकिस्तान इस पर साइन कर दिए। तो फिर ये बताया जाए कि ये जो अमामुल काज़ियान इनकी रजामंदी, उस जज की रजामंदी, और फिर अलमिया काजी नाइम अख्तर अफगान ये पूछते हैं कि 15वें नंबर से जज को उठाकर क्यों लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर एक और बदनीति जो सामने आई थी, एक नया इंकशाफ हुआ था। बताया ये गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जिस वक्त ये समरी इनिशिएट की गई तो बताया गया जी पंजाब का कोई जज मौजूद ही नहीं सरे से, और ना अंदरून सिंध का कोई जज मौजूद है। तो उस वक्त जस्टिस नाइम अख्तर अफगान ने यह सवाल उठाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की असामियाँ खाली थी तो फिर नए वकला का रास्ता क्यों रोका गया, पंजाब से किसी का तकर्रर यहाँ पर क्यों नहीं किया गया, तकर्री क्यों नहीं की गई, अंदरून सिंध से किसी की तकर्री क्यों नहीं की गई, क्यों जस्टिस सरफराज डोगर को वहाँ से 15वें नंबर से उठाकर यहाँ लाया गया, और जस्टिस खादम को बहुत निचले दर्जे से उठाकर यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया, और जस्टिस आसफ जो एडिशनल जज है जो अभी तक बने कन्फर्म ही नहीं हुए, उन्हें बलूचिस्तान से उठाकर यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। इसका जवाब प्रोसिक्यूशन के पास बिल्कुल नहीं था। एक और इंकशाफ हुआ था यहाँ पर कि किसी भी हाई कोर्ट, नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि जब रूल्स बनते हैं किसी भी हाई कोर्ट के तो वो फुल कोर्ट बैठती है, यानी चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस उस रूल्स बनाते हुए उस कोर्ट में बैठते हैं। फुल कोर्ट होती है, इजलास होता है, रूल्स पेश किए जाते हैं, उस पर हर बंदा अपनी राय देता है, हर जज अपनी राय देता है, फिर उसकी मंजूरी होती है, दी जाती है या मुस्तरद की जाती है। लेकिन यहाँ पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए यह इंकशाफ किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल जो बनाए गए थे उन 5 जजेस को जो मुतासरा थे उनको सरे से इसका इल्म ही नहीं था, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा था कि ये तो फिर बने ही नहीं रूल्स, ये कैसे मुमकिन हो गया कि फुल कोर्ट बैठी नहीं। और जस्टिस सरफराज डोगर जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। तो जस्टिस बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने ये बात अदालत के सामने रखी थी कि हजूर वाला बेंच के सामने कि ना सिर्फ वो रूल्स बनाए गए बल्कि उनका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। यहाँ पर आइन का आर्टिकल 194 और 200 का भी मामला उठा। आइन के आर्टिकल 200 के तहत ये लिखा तबादला तो होता है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई जस्टिस जब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जाता है तो वो वहाँ जाकर हल्फ उठाता है। हल्फ उठाने के बाद उसकी सीनियरिटी उसी दिन से शुमार होगी। लेकिन इस तरह का जस्टिस सरफराज डोगर ने यहाँ पर हल्फ नहीं उठाया, जस्टिस खादिम सुमरो ने हल्फ नहीं उठाया, जस्टिस आसफ ने हल्फ नहीं उठाया। अगर जस्टिस सरफराज डोगर यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस दिन उनका तबादला हुआ था यहाँ पर आकर हल्फ उठाते हैं तो फिर उनकी सीनियरिटी जो है वो उनकी शुमार होगी, वो सबसे जूनियर जज होंगे। लेकिन यहाँ पर भी बदनीति थी। बदनीति नाज़रीन क्या थी? बदनीति ये थी कि यहाँ पर जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर अस्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस समिन रफत, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पहले इनके साथ शामिल थे, लेकिन बाद में जब ख़त लिखने वाले मामले में लेकिन बाद अज़ां वो इससे पीछे हट गए थे। ये 5 जजेस वो जजेस हैं जो आइन और कानून की सुपरमेसी चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल्स ऑफ लॉ हो। उनके सामने जब भी कुछ तरह का फैसला इस तरह का केस जाता तो वो आइन, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी नहीं, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी नहीं, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला देते थे। तो नाज़रीन मैं बात कर रहा था तो दलाइल मुकम्मल हुए यहाँ पर। मुनीर मलिक, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, अदरीस अशरफ जो इमरान खान साहब के वकील थे उनकी तरफ से, और बेंच ने
ये दलाइल मैं वो बात कर रहा था नाज़रीन, दलाइल सुनने के बाद बेंच ने फैसला महफूज किया है। बेंच चला गया है फैसला लिखने के लिए और आज इसका फैसला सुनाया जाएगा। मैं बात कर रहा था नाज़रीन जिस रूल्स ऑफ लॉ की, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को ये कहना पड़ा कि ये कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पर जब वो आइन और कानून की सुपरमेसी न हो, जब आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जाए, तो फिर कौन देखता है आइन और कानून, रूल्स ऑफ लॉ कौन देखता है कि जब रूल्स बनाए जाते हैं किसी हाई कोर्ट के, कौन देखता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत महज कठपुतली की रह गई है। हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास अख्तियार वो हैं जो कि अब यहाँ पर मैं कोई बड़ी बात ऐसी नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके अख्तियारात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि वो टूटी नलके यहाँ पर वो पार्किंग वगैरह ठीक करवा रहे होते हैं, टूटी नलके ठीक करवा रहे होते हैं, फोटोस्टेट मशीनें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर रखवा रहे होते हैं। ये उनके पास अख्तियार है। ये तो चीफ जस्टिस के पास अख्तियार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके पास क्या अख्तियार रह गया है? उनके पास अख्तियार तो माशाअल्लाह क्या कहने। ट्रंप किसको बुलाकर बात कर रहा है, किससे मुज़ाकरात कर रहा है? हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है ना, शहबाज शरीफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव, उनके पास क्या अख्तियार रह गया है? उनके पास तो अख्तियार कोई नहीं है। लोग कहते हैं उनके पास बड़ा अख्तियार है, कुल्ली तौर पर उनके पास तो एक चपरासी जितना भी अख्तियार नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। हाँ, कुछ आम खबरें मैंने अगले वीलॉग में आपसे शेयर करूँगा, और वो खबरें हैं जो ट्रंप की फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई है, ISPR की तरफ से भी बयान आया है, और कुछ इनसाइड स्टोरीज हैं, वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए ज़्यादा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।